आज हम लोग आईएससी क्लास 12 मेडिसिन बैग का डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिटन बाय वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्सनेल। शी वॉज बॉर्न इन 1933 ऑन 21 February। बहुत ही फेमस अमेरिकन ऑथर थी और उसका फोकस होता था मेनली चिल्ड्रन बुक्स के ऊपर। ये जो कहानी है ना मेडिसिन बैग, ये ऐसे बच्चों के बारे में है जो लोग अपने फैमिली को जज करते हैं, अपने कल्चर को जज करते हैं। जज करने का मतलब कई बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बचपन में अपने पेरेंट्स के लुक्स के बारे में बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करता है। लोगों के सामने अपने पेरेंट्स को नहीं लाना चाहता है कि मेरे मम्मी पापा हैंडसम नहीं है या वो लोग वेल ड्रेस्ड नहीं है, इसलिए वो अपने मम्मी पापा का जजमेंट करता है, लोगों के सामने जज करता है कि उनको दुनिया के सामने लाने लायक नहीं है। या कुछ लोग हैं जो अपने कल्चर को जज करते हैं कि मेरा कल्चर अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज संस्कार वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह के बच्चों को ये लेसन एक इम्पॉर्टेंट लेसन है सिखाने के लिए कि हर कल्चर, हर ड्रेसिंग सेंस, हर वो ट्राइब दुनिया में जो जिस कंट्री में भी है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें एक मेडिसिन बैग के बारे में भी हम लोग जानेंगे लास्ट में। तो कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द मेडिसिन बैग। कहानी एक मार्टिन नाम के बच्चे के बारे में है और उसकी बहन है शेरिल, मार्टिन एंड शेरिल। और उसी के ग्रैंडपा हैं जो कि अमेरिकन ट्राइब के एक इंसान है, बूढ़े से इंसान। अमेरिकन ट्राइब हर कंट्री में ट्राइब होता है, हमारे यहाँ भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, इंडिया में भी बहुत सारा ऐसा ट्राइब है, पिछड़ी हुई जनजातियाँ जो लोग जंगलों में रहते हैं, जंगली होते हैं, आदिवासी होते हैं। हम लोग का ये मानना होता है कि ये आदिवासी लोग, जंगल में रहने वाले जंगली लोग, ये लोग कल्चर्ड नहीं होते हैं, संस्कारी नहीं होते हैं। उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास डेवलप्ड रोड नहीं है, चौड़े सड़कें नहीं है, उनके पास अस्पताल नहीं है, उनके पास स्कूल कॉलेजेस नहीं है, दुकानें नहीं है, लाइट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये उनकी कमियां हैं। तो ये कमियां उनकी कमियां नहीं है, ये कमियां तो गवर्नमेंट की कमी है। कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को भी एडवांस बना सकता है। तो ये एक ऐसे ही अमेरिकन ट्राइब में रहने वाले एक ग्रैंडपा की स्टोरी है जो मार्टिन और शेरिल के ग्रैंडपा हैं, ग्रेट ग्रैंडपा हैं सॉरी। और वो ग्रेट ग्रैंडपा एक अमेरिकन ट्राइब के इंसान थे। मार्टिन एंड शेरिल शहर के रहने वाले लोग हैं। इमेजिन कीजिए कि आप कोलकाता में रहते हैं, काफ़ी एडवांस्ड हैं आप, बहुत हाईली कल्चर्ड हैं, आपका कल्चरल स्टेटस बहुत ही ऊंचा है, ऊंची बिल्डिंगों में रहते हो, आसपास स्कूल है, कॉलेज है, चौड़ी सड़कें हैं, पुलिस स्टेशन है, बैंक है, घूमने फिरने की जगह है, इलेक्ट्रिसिटी है 24 घंटे, हर चीज़ है, रनिंग वाटर है घर में, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके दादाजी कोई ट्राइबल सोसाइटी में रहते हैं, बहुत ही पिछड़े हुए गांव में कहीं, ठीक, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं। अब ऐसे इंसान को आप शहर में जब ले आते हो अपने दोस्तों के सामने, तो आप थोड़ा एम्बैरेसिंग फील कर सकते हो सकता है। तुम पर्टिकुलरली ना भी करो, मान लेते हैं कर सकते हैं। माई किड सिस्टर, मेरी छोटी बहन शेरिल एंड आई ऑलवेज ब्रैग्ड अबाउट आवर सीयू ग्रैंडपा। ये इसको हम लोग सीयू पढ़ेंगे, एक्स को साइलेंट रखेंगे। सीयू ग्रैंडपा मतलब सीयू प्रजाति के थे, जिस कम्युनिटी में वो रहते थे। हाँ, वो ट्राइबल कम्युनिटी, अमेरिकन ट्राइब, अमेरिकन ट्राइबल नाम है ये सीयू। ब्रैग्ड अबाउट आवर सीयू ग्रैंडपा, ये उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम था सीयू। तो मेरे ग्रैंडपा सीयू कम्युनिटी के ट्राइबल पर्सन थे। हम लोग हमेशा उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करते थे। जो आयरन शेल, ऐसा कहते थे कि वो एक बहुत ही ताकतवर इंसान है, मजबूत इंसान है। आवर फ्रेंड्स हु हैड ऑलवेज लिव्ड इन द सिटी एंड ओनली न्यू अबाउट इंडियंस फ्रॉम मूवीज एंड टीवी। यहाँ इंडियंस बोला गया है इसलिए क्योंकि अमेरिका के जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे वो थोड़े से सांवले होते थे। तो जो लोग सांवले होते थे उनको इंडिया के साथ कंपेयर कर दिया जाता था, ठीक है ना, इंडियंस। तो अमेरिकन ट्राइबल लोगों को यहाँ इंडियन बोला गया है। तो हमारे जो दोस्त लोग थे ना, वो सब शहरी लोग थे। हमारे जो दोस्त होते थे वो सारे शहरी थे और वो लोग उन अमेरिकन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में सिर्फ मूवीज़ में देखे थे, मूवीज़ और टीवीज़ के ज़रिए ही उनके बारे में जानकारी थी उनको। और जब उन दोस्तों को हम ये कहानी सुनाते थे ना अपने ट्राइबल दादाजी के बारे में, जो काफ़ी मजबूत हैं, ताकतवर इंसान हैं, तो हमारी कहानी को सुनकर वो लोग इम्प्रेस हो जाते थे।
मे बी वी एग्जेगरेटेड, शायद हम लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के कहानी सुनाते थे अपने दादाजी के बारे में। एंड मेड ग्रैंडपा एंड द रिजर्वेशन साउंड ग्लैमरस, और हम लोग अपने दादाजी को ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट करते थे। और उस रिजर्वेशन को भी, रिजर्वेशन किसको बोला गया है? उस एरिया को बोला गया है जिस एरिया में ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग को रखा गया था। जब अमेरिका आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, तो अमेरिका ने क्या किया कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज को ये सोच के कि ये कभी हमारी उन्नति में भागीदार नहीं बन पाएंगे, काफ़ी पिछड़े लोग हैं, इन लोगों का तो कुछ हो नहीं सकता है, चलो इनको एक आइलैंड जैसा जगह दे देते हैं छोटा सा, उसी में लोग जीता जागता खाता पीता रहेगा। उनका एडवांसमेंट ना हो पाए, उनको चेक करने के लिए, उनका पॉपुलेशन स्टॉप करने के लिए उनको एक ऐसे रिजर्वेशन प्लेस में रख दिया गया था जहां वो जी खा सकें और वहीं पे मरें, उनकी उन्नति ना हो पाए। वो रिजर्वेशन का हल कहलाता है। मे बी वी एग्जीगरेटेड, हो सकता है शायद हम लोग बढ़ा चढ़ा कर अपने दादाजी के बारे में अपने दोस्तों को सुनाते थे। हम लोग मतलब मैं और मेरी बहन। एंड मेड ग्रैंडपा एंड रिजर्वेशन, और हम इन दोनों ही लोगों को यानी कि ग्रैंडपा को भी और जहाँ वो रहते थे रिजर्वेशन, उस दोनों को हम लोग ग्लैमरस बना के प्रेजेंट करते थे अपने दोस्तों के सामने। बट वेन यू रिटर्न होम टू युवावा, लेकिन जब हम लोग अपने प्लेस पे लौटते थे दादाजी के वहाँ से मिलने के आने के बाद, उस प्लेस का नाम था योवा। तो जब हम लोग युवा लौटते थे ना, ये उस शहर का नाम है जहाँ शेरिल और मार्टिन रहते थे। आफ्टर आवर ईयरली समर विजिट, साल में हम लोग एक बार समर के मौसम में जाते थे दादाजी के पास, सीयू कम्युनिटी में रहने के लिए दादाजी के पास, उनके रिजर्वेशन प्लेस में। और जब वहाँ से लौटते थे, वी ऑलवेज हैड सम एक्साइटिंग टेल टू टेल, तो हम लोग के पास बहुत कुछ एक्साइटिंग कहानियाँ होती थी। गाँव से आए हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते थे दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए। वी ऑलवेज हैड सम ऑथेंटिक सीयू आर्टिकल टू शो आवर लिसनर। जब हम लोग अपने प्लेस युवा में जब आते थे शहर, तो अक्सर हम लोग गांव से उस रिजर्वेशन प्लेस से कुछ ऑथेंटिक सीयू आर्टिकल लेकर आते थे दादाजी, या वहाँ के रहने वाले लोग हम लोगों को कुछ प्यार से दे देते थे। उन चीज़ों को हम लोग ले आते थे यहाँ लोगों को दिखाने के लिए। देखो, ये उस रिजर्वेशन में हमारे जो दादाजी रहते हैं ना, उन्होंने ये चीज़ हमको दिया है, ये ऐसा है। एक से एक बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाना और चीज़ों को दिखाना, ये हमारा काम होता था, इम्प्रेस करना लोगों को, दोस्तों को। 1 year शेरिल had new moccasins that grandpa had made. एक बार तो शेरिल एक नया जूता लेकर आई दिखाने के लिए अपने दोस्तों को, पेयर ऑफ शूज। ये मोकेजिन्स, ये जो पेयर ऑफ शूज था ना, ये दादाजी ने बनाया था खुद से, और हम लोग ला कर दिखला रहे थे, देख रहे हो दादाजी ने बनाया है, हमारे उस रिजर्वेशन में रहते हैं, सीयू कम्युनिटी के हैं। On another visit he gave me a small round flat rawhide drum. एक बार हम लोग गए थे जब अपने गांव, एक बार की बात है कि दादाजी ने मुझे दिया था एक छोटा सा गोल राउंड फ्लैट था, चिपटा था, जैसे ड्रम होता है ना, पतला सा चपटा सा ड्रम, रॉ हाइड ड्रम। रॉ हाइड मतलब कच्चे चमड़े का बना हुआ। तारीफ किया। which was decorated with a painting and sorry which was decorated with a painting of a warrior riding a horse। और उस ड्रम के ऊपर डेकोरेशन था, इधर साइड में या फिर हो सकता है उसके हाइड के ऊपर ही, हो सकता है दोनों में से कहीं पे भी, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। डेकोरेटेड विद अ पेंटिंग ऑफ ए वॉरियर राइडिंग अ हॉर्स, और वो ड्रम सजा हुआ था एक पेंटिंग से। और वो पेंटिंग क्या था? एक घुड़सवार बहादुर इंसान है जो घोड़े पे बैठा है, योद्धा है। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। ऐसे योद्धा की एक तस्वीर थी उस ड्रम के ऊपर। ही टॉट मी अ रियल सीयू चैंट, दादाजी ने मुझे सीयू कम्युनिटी का एक चैंटिंग भी सुना दिया था और सिखा दिया था कि कैसे गाया जाता है। तो ही टॉट मी अ रियल सीयू चैंट, दादाजी ने हमें ओरिजिनल सीयू कम्युनिटी का एक चैंट सिखा दिया था। which I beat the drum with a leather covered stick that had a feather on the end। और वो गाते गाते मैं वो ड्रम बजाता था, और विथ a leather covered stick, और उस ड्रम को बजाने के लिए हमको एक डंडा भी मिला था, और वो डंडा लेदर कवर्ड था। उस डंडे को रखने के लिए एक खाप था, एक कवरिंग, वो लेदर का बना हुआ था। दैट हैड अ फेदर ऑन द एंड, और उस डंडे के लास्ट में फेदर लगा हुआ था। मैन दैट रियली मेड एन इम्प्रेशन, रियली में ये सब जो मैं दिखाता था ना अपने दोस्तों को, इम्प्रेस हो जाते थे वो लोग, खूब इम्प्रेस हो जाते थे। वी नेवर शोड आवर फ्रेंड्स ग्रैंडपास पिक्चर, हम लोग उनके द्वारा बनाए हुए
चीज़ों को तो ला के दिखाते थे, उनकी कहानी को भी सुनाते थे, उनकी भजन कीर्तन को भी सुनाते थे, लेकिन दादाजी का कभी तस्वीर नहीं दिखाई। तस्वीर दिखाने में हम लोग को शर्म आती थी। काले से हैं, ठीक, कपड़ा वपड़ा भी उनका जंगली वाला है, देहाती है, अजीब सा पंख वंख लगा के इधर उधर। वी नेवर शोड आवर फ्रेंड्स ग्रैंडपास पिक्चर, नॉट दैट वी वेयर अशेम्ड ऑफ हिम, ऐसा नहीं था कि हम लोग को शर्म आती थी, बट बिकॉज वी न्यू दैट द ग्लैमरस टेल्स वी टोल्ड डिड नॉट गो विद द रियल थिंग। तो कमियां इन्हीं लोगों में थी, मार्टिन में और शेरिल में। हम लोग को ऐसा नहीं था कि शर्म आएगा दिखाने में शर्म नहीं आएगा दादाजी को, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ था कि हम लोग बोल चुके थे उनके बारे में बड़ी बड़ी बात। अब बोल दिए इतनी बड़ी बड़ी बात और रिया, हाँ, और वैसे है नहीं दादाजी, इसलिए नहीं दिखाते थे, ये रीजन है, दिस इज द रीजन। आवर फ्रेंड्स वुड हैव लाफ्ड एट द पिक्चर, अगर हम अपने दोस्तों को उनका पिक्चर दिखलाते तो शायद वो लोग हंस दिए होते, बिकॉज ग्रैंडपा वाज नॉट टॉल, क्योंकि हम लोगों ने अपने दादाजी को बताया था कि दादाजी बहुत लंबे हैं, वो लंबे थे नहीं। एंड स्टेटली लाइक टीवी इंडियंस, और हम लोगों ने उनको ये भी कहा था कि जैसा कि तुम लोग टीवी में देखे होगे ना इंडियंस को मतलब ट्राइबल अमेरिकन को, उस जमाने का अमेरिकन लोग क्यों दिखलाने लगा भाई इंडियंस को, है ना, तो उनके वहाँ इंडियन बोलने का मतलब उनके वहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी का लोग। तो मैं ऐसा कहा करता था कि देखे होगे टीवी में इंडियंस को, उसी के जैसे हमारे दादाजी हैं। His hair was not in braids but hung in stringy grey strands on his neck. बालों के बारे में हम लोगों ने कहा था कि उनके बाल गुथे हुए रहते हैं, बहुत ही चमकीले बड़े। हालांकि हमारे दादाजी का एकदम बिखरा बिखरा सा बाल था, कंधे पर आकर लटकते रहता था। एंड ही वॉज ओल्ड, हमारे दादाजी बूढ़े थे, हम लोगों ने कहा था काफी स्ट्रांग है। ही वॉज आवर ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ही डिडंट लिव इन अ टिपी बट ऑल बाय हिमसेल्फ इन अ पार्ट लॉग। और वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब नाना जी हैं, मतलब मम्मी के साइड के हैं, कि उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं थे, बल्कि ये उनके मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मम्मी के दादा। मम्मी के पापा तो हो गए नाना, और नाना के पिताजी मतलब मम्मी के दादाजी। तो ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड ही डिडंट लिव इन टिपी, ही वाज आवर ग्रेट ग्रैंडफादर, वो हम लोग के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और वो टिपी में नहीं रहते थे। टिपी एक तो अमेरिकन कम्युनिटी, जो सियो कम्युनिटी है ना, उस कम्युनिटी के रहने का एक उनका ट्रेडिशनल हाउस होता था। जैसे आपने सुना होगा कि जो बहुत बर्फीले जगह हैं, पोलर लोग जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे इग्लू है, इग्लू में लोग रहते हैं बर्फीले घरों में। उनका एक पर्टिकुलर घर होता था टीपी, इन अमेरिकन ट्राइब्स के रहने का। तो वो अपने आप में एक शान है कि वो टीपी में रहते हैं। तो ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर टीपी में नहीं रहते थे, बल्कि किस में रहते थे, ऑल बाई हिमसेल्फ इन अ पार्ट लॉग, ये लकड़ियों के घर में रहते थे। दीवार भी लकड़ियों के लॉग का बना हुआ था। उस जमाने में तो पेड़ की कमी नहीं थी, तो पेड़ों को काट करके पतला पतला लॉग्स, जैसे आपने पुष्पा पिक्चर में देखा होगा, वो चंदन का जो लकड़ी है, वैसे ही लॉग्स के ऊपर लॉग्स के ऊपर लॉग्स सजा सजा के दीवार बन गया पूरा। फिर इधर भी ऐसे लॉग के ऊपर लॉग के ऊपर लॉग रख रख के दीवार बन गया, और फिर लॉग लगा के छत बन गया, पूरा लॉग का बना हुआ है। आग पकड़ेगा तो सब खत्म। पार्ट टार पेपर शैक ऑन द रोजबर्ड रिजर्वेशन इन साउथ डैकोटा, और टार पेपर शैक का बना हुआ था। टार पेपर शैक मतलब छत जो था ना, वो छत में बारिश के दिनों में पानी अंदर ना घुस जाए, इसलिए टार लगा हुआ था उस कवरिंग के ऊपर, मतलब हल्का ढक के उसके ऊपर टार लगा देते थे। तार तार जानते हो ना, कार्बन को जला के जो बनता है काला काला, अलकातरा जिसको बोलते हैं, जो पिच रास्तों वगैरह पे लगाया जाता है, ब्लैक ब्लैक तार। तो वो तार लगा देने से क्या होता है, वो जैम कर देता है, उसके अंदर से पानी नहीं जा पाएगा नीचे। तो ऊपर से टार पेपर शैक लगा देते थे। टार पेपर शैक, बोरा लगा के, बोरे का बिछा के उसके ऊपर टार लगा देते थे, एकदम चिपक जाता था। ऑन द रोजबर्ड रिजर्वेशन इन साउथ डैकोटा, कहाँ पे था उनका ये घर, रोजबर्ड रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन का नाम है रोजबर्ड। ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन थे अमेरिका में। तो मार्टिन के जो दादाजी थे, वो एक्चुअली में जिस कम्युनिटी के थे, वो कम्युनिटी का नाम था डेकोटा, उस कम्युनिटी का नाम था डेकोटा। डेकोटा की जगह से तरह से और भी कोई और नाम रहा होगा अलग अलग कम्युनिटीज का, ट्राइबल कम्युनिटी का, लेकिन उस डेकोटा कम्युनिटी का नाम बदल के अमेरिका के ऊपर डोमिनेट करने वाले अंग्रेजों ने नाम रख दिया गया था सियो। सियो कम्युनिटी उन लोगों ने नाम रख दिया था। वो भी एक
कम्युनिटी का नाम है ना? वो दूसरा है, ये दूसरा है। तो ये डकोटा कम्युनिटी के थे, तो इनको गर्व होता था ये बोलने में कि हम डकोटा कम्युनिटी के हैं। अब समझ में आ रहा है? इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो अभी भी मानते हैं कि हम लोग को गर्व है इस बात पे कि हम डकोटा कम्युनिटी के हैं। लेकिन इनको सिउ कम्युनिटी नाम दिया था किसने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने। सो व्हेन ग्रैंडपा केम टू विजिट अस, इसीलिए ग्रैंडपा जब हम लोग के पास मिलने के लिए आए शहर में, ईओवा में, आई वाज सो अशेम्ड, मैं तो शर्मा गया, एंड एम्बैरेस्ड, आई कुड हैव डाइड, इतना घबरा गया, शर्मा गया, एम्बैरेस हो गया, ये ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊं, ये धरती फट जाए और मैं खत्म हो जाऊं, ऐसा इच्छा हो रहा था, इतना शर्म आ गया। There are a lot of yippee poodles and other fancy little dogs in our neighborhood, but they usually barked singly at the mailman from the safety of their own yards. हम लोग के इलाके में बहुत सारे yippee poodles रहा करते थे, ये छोटे छोटे कुत्ते, and other fancy little dogs, और भी कई स्पेसीज के छोटे छोटे कुत्ते in our neighborhood, हमारे पड़ोस में। और ये जो पड़ोस के जो छोटे छोटे कुत्ते थे, ये लोग भौंका करते थे सिर्फ मेल मैन के आने पर। जब हम लोग का वो डाकिया आता था चिट्ठी विट्ठी लेकर के पहुंचाने के लिए, तो अपने यार्ड में ये लोग खड़े हो गए सेफ्टी से, ताकि इनके ऊपर कोई वार ना कर दे, इनको चोट ना पहुंचे। तो अपनी बाउंड्री के अंदर खड़े होकर के ये लोग अंदर से बस भौंकते थे जोर जोर से मेल मैन के ऊपर, डाकिया के ऊपर। नाउ इट साउंडेड एज इफ अ होल पैक ऑफ मट्स वर बार्किंग टुगेदर इन वन प्लेस। लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे के सारे कुत्ते इकट्ठा हो गए हैं, और एक जगह इकट्ठा होकर के वो सारे भौंक रहे हैं एक आदमी के ऊपर, कोई है ऐसा हमको महसूस हुआ कि आज कुछ अलग लग रहा है, सारे कुत्ते इकट्ठा हो गए हैं और भौंक रहे हैं जोर जोर से। आई गॉट अप एंड वॉक टू द कर्ब, मैं उठा और कर्ब के पास गया, मोड़ पर, मेरे घर से जो रास्ता जाता था सामने जाकर मुड़ता था, वहां मोड़ पे गया और वहां जाकर देखता हूँ क्या, व्हाट द कमोशन वाज, जाकर देखता हूँ कि ये शोर किस बात का है भाई। About a block away, I saw a crowd of little kids. एक ब्लॉक के बाद, ब्लॉक मतलब वहां पर एक बिल्डिंग था, एक बिल्डिंग के बाद I saw a crowd of little kids. मैंने देखा, तो वहीं बैठ जाओ, हमने देखा कि पूरी भीड़ मची हुई है उन छोटे छोटे पिल्लों की, yelling with the little kids. वहां जाके मैंने देखा कि वो छोटे छोटे पिल्ले जो हैं सब इकट्ठा हो गए हैं, और उनके साथ साथ लिटिल किड्स, छोटे छोटे बच्चे भी इकट्ठा हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे येलिंग का मतलब शाउटिंग, विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ चिल्ला रहे हैं, और कुत्ते क्या कर रहे हैं, यीपिंग एंड ग्राउलिंग, सब भौंक रहे हैं और गुर्रा रहे हैं। अराउंड समवन हु वाज वॉकिंग डाउन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, ऐसे आदमी के ऊपर सब गुर्रा रहा है, चिल्ला रहा है, जो आदमी स्ट्रीट के मिडिल में खड़ा था। आई वॉच्ड द ग्रुप एज इट स्लोली केम क्लोजर, मैंने उस ग्रुप को देखा, सारा का सारा ग्रुप उसको चिढ़ाते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, छोटे छोटे वो जो कुत्ते थे वो सब भौंकते गुर्राते हुए मेरे ही तरफ आ रहे थे, नजदीक आ रहे थे। एंड सॉ दैट इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रेंज प्रोसेशन, और देखा सेंटर में वो अद्भुत सा प्रोसेशन था, प्रोसेशन मतलब जुलूस, वॉज ए मैन वियरिंग ए टॉल ब्लैक हैट। वहां मैंने देखा उस बच्चों के और कुत्तों के जुलूस में एक इंसान था जो लंबा सा ब्लैक हैट पहना हुआ था, काला सा टोपी पहना हुआ था। He would pause now and then, बीच बीच में रुकता था, to peer at something in his hand, अपने हाथ में कुछ रखा हुआ चीज को देखने के लिए, and then at the houses on either side of the street. पहले अपने हाथ में ऐसे देखता था पता नहीं क्या, फिर ऐसे देखता था स्ट्रीट में बाएं और दाएं, ऐसे ऐसे देखता था कि मैं कहाँ पहुंचा, फिर हाथ में देख रहा है। I felt cold and hot at the same time as I recognized the man. जैसे ही मैंने उस आदमी को पहचाना, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मैं एक ही बार में कोल्ड भी हो गया, मतलब भय से डर गया। कोल्ड होना मतलब ठंडा नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोल्ड का मतलब है भयभीत हो गया, मेरा तो खून ही सूख गया, एकदम कोल्ड हो गया। और साथ ही साथ में हॉट भी हो गया। हॉट हो गया मतलब गुस्सा भी आ गया हमको, गुस्सा भी आ गया। हॉट होना मतलब यहाँ गुस्सा है, और कोल्ड होना मतलब भयभीत हो गया, दोनों चीज हो गया, मतलब एक्सप्रेशन लेस हो गया।
अंदर से हमको भय लग गया कि मेरे दादाजी हैं, अरे अरे मेरे दादाजी को तकलीफ ना हो जाए, कहीं कोई कुत्ता काट ना ले, कहीं कोई बच्चा उनको पत्थर ना मार दे। इस बात का भय हो गया और गुस्सा भी आ गया कि इतनी हिम्मत मेरे दादाजी पे ऐसा। और एम्बैरेसमेंट अलग है कि सबको बोलना पड़ेगा मेरे दादाजी, चक्कर में फंस गया। ओह नो, आई विस्पर्ड, मैंने विस्परिंग किया। विस्परिंग मतलब धीरे से किया जाता है, बोला जाता है फुसफुसा कर, इट्स ग्रैंडपा, अरे ये तो ग्रैंडपा है, ऐसा बोला मैंने। आई स्टूड ऑन द कर्व, मैं फिर से जाकर के उस मोड़ पे जाके खड़ा हो गया। अनेबल टू मूव इवन दो आई वांटेड टू रन एंड हाइड, इच्छा तो हो रहा था भागूं यहाँ से और भाग कर कहीं जाकर छिप जाऊं, इसीलिए भागने में तो कामयाब था नहीं, मैं कैसे भागता, दादाजी को छोड़ के कैसे भागूंगा, इसीलिए मैं वहीं कर्ब पे खड़ा हो गया। देन आई गॉट मैड, उसके बाद हमको गुस्से में मैं पागल हो गया जब मैंने देखा कि yippy डॉग्स, एक तरह का कुत्ता है, yippy कुत्ते जो थे वे ग्राउलिंग एंड निपिंग एट द ओल्ड मैन्स बैगी पैंट लेग्स एंड हाउ वियरली ही पोक देम अवे विद हिज केन। मुझे गुस्सा तब आ गया जब मैंने देखा कि वो जो yippy डॉग्स थे ना, वो लोग गुर्रा रहे थे दादाजी के ऊपर और उनका ढीला ढाला पैंट वो लोग नोच रहे थे दांत से। एंड हाउ वियरली, और मेरे दादाजी उन सब कुत्तों से बचने के लिए उनका जो छड़ी था उस छड़ी से वो पोक कर रहे थे, उन लोगों ऐसे मार मार के ऐसे से हटा रहे थे, पोकिंग कर रहे थे, पोकिंग कर करके हटा रहे थे। स्टूपिड मट्स, आई सेड एज आई रैन टू रेस्क्यू ग्रैंडपा, मैं दौड़ के गया मेरे दादाजी के पास और उन सबको बोला, भागो कुत्तों, स्टूपिड मट्स, हटो, चिल्लाया उन सबके ऊपर। व्हेन आई किक्ड एंड हॉलर्ड एट द डॉग्स टू गेट अवे, जब मैं उन कुत्तों को किक किया, मारा जोर से और हॉलर्ड किया, उन सबके ऊपर टूट पड़ा भगाने के लिए। दे पुट देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स, सारे कुत्ते अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच में दबाकर, जिसको नहीं कहते हैं दुम दबाकर भाग जाना, डरना, कुत्ता जब दुम दबाकर भागता है तो डरता है, तो सारे कुत्ते दुम दबा के वहां से भागे, इधर उधर बिखर गए। द किड्स रैन टू द कर्ब, और सारे बच्चे जो थे वो उस मोड़ पे चले गए भाग के। वहां खड़े होकर वो लोग मुझे देख रहे थे और उस बूढ़े इंसान को भी देख रहे थे कि आखिर ये मार्टिन क्यों बचा रहा है इस बूढ़े आदमी को। मैंने कहा ग्रैंडपा, एंड फेल्ट प्रिटी डम व्हेन माय वॉइस क्रैक्ड, और हम थोड़ा गूंगा टाइप का हो गए बोलने के टाइम में, जब मैंने ग्रैंडपा बोला तो मेरी वॉइस क्रैक हो गई, फीलिंग्स और इमोशन से भर गया, है ना, थोड़ा रोने रोने वाला अंदाज आ गया, ग्रैंडपा ऐसे बोल के आवाज मेरी फट थोड़ी वो हो गई। आई रीच्ड फॉर हिज बीट अप ओल्ड टीन सूटकेस, और फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ा उनका वो पुराना टीन का सूटकेस उठाने के लिए, जो एकदम कलरलेस था, पुराना पुराना देखकर ही लग रहा था, विच वॉज टाइड शट विथ अ रोप, उसको बंद करने के लिए वो उसका हुक वगैरह भी नहीं था, रस्सी से बांध के रखा था उन्होंने। इमेजिन करो कितनी गरीबी रही होगी गाँव में, और यहाँ ये लोग कितने अच्छे लाइफस्टाइल में रहते हैं। बट ही सेट इट डाउन राइट इन द स्ट्रीट, उन्होंने अपना उस सूटकेस को नीचे रख दिया, एंड शुक माई हैंड, और मेरा हाथ उन्होंने पकड़कर हिलाया। हाउ टैकोजा ग्रैंडचाइल्ड, अपनी भाषा में उन्होंने बात किया हमसे। टैकोजा मेरा नाम तो नहीं था, लेकिन अपने तरीके से दुलार करने का उनका तरीका था। कैसे हो मेरे बच्चे, टैकोजा। ही ग्रीटेड मी फॉर्मली इन सियू, सियू लैंग्वेज में उन्होंने हमको फॉर्मल तरीके से ग्रीट किया, प्यार दिखाया। ऑल आई कुड डू वॉज स्टैंड देयर, मैं वहाँ क्या कर सकता था, बस चुपचाप खड़ा हो सकता था। विद द होल नेबरहुड वॉचिंग एंड शेक द हैंड ऑफ द लेदर ब्राउन ओल्ड मैन, सारा पड़ोसी, मेरे सारे आसपास के लोग खड़े होकर बस मुझको देख रहे थे कि मैं किससे हाथ मिला रहा हूँ, किसके करीब जा रहा हूँ, कौन है ये लेदर ब्राउन ओल्ड मैन। लेदर ब्राउन एक कलर है जो उस ट्राइबल कम्युनिटी का कलर था, लेदर ब्राउन, स्किन का कलर, हम लोग इंडियन जैसा ही लेदर ब्राउन। I saw how his grey hair straggled from under his big black hair, sorry, big black hat. मैंने देखा कि उनका ग्रे कलर का जो हेयर था ना, वो कैसे बाहर निकला हुआ था, बिखरा बिखरा सा। वो बड़ी सी जो टोपी थी पहने थे, वो काला टोपी, हैट, उस टोपी के पीछे से ऐसे निकला हुआ था हेयर, उलझा उलझा सा, which had a drooping feather in its crown,
और उस बड़ी सी टोपी के क्राउन पे ऊपर एक फेदर लगा हुआ था, पंख लगा हुआ था। His rumpled black suit hung like a sack over his stooped frame. Stooped का मतलब होता है झुकना, फ्रेम मतलब बॉडी। उनका झुका हुआ जो शरीर था ना, बूढ़े हो गए थे, ग्रेट ग्रैंडपा है भाई, कितने बूढ़े होंगे सोचो। उनका फ्रेम जो था, बॉडी का फ्रेम, वो एकदम स्टूपिंग हो गया था, झुक गए थे पूरा। उसके ऊपर जो सूट पहने थे वो पुराना काला सा वो सूट, हंग लाइक ए सैक, हंग यानी कि एकदम झूल रहा था उनके बॉडी पे, ओवर हिज स्टूप्ड फ्रेम, उनके झुके हुए बॉडी के ऊपर झूल रहा था। एज ही शुक माई हैंड, जब वो मेरा हाथ हिलाए, हिज कोट फेल ओपन टू एक्सपोज, जैसे वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाए हाथ, उनका कोट खुल गया। कैसे कैसे एडजस्ट करके चल रहे थे, कोट किसी तरह अटका उटका के रखे थे, हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाए, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोट खुल गया, और अंदर से चमचमाता हुआ लाल सैटिन शर्ट नजर आया। सैटिन कलर का शर्ट पहने थे, मखमली शर्ट विद अ बीडेड बोलो टाई, और उसमें दानेदार बोलो टाई था। बीड यानी दाना, तो कोई कीमती स्टोन स्टोन रहा होगा, वो वाला टाई पहने थे, बीडेड बोलो टाई, एक तरह की टाई होती है गले में लगाने वाली, यूं ही समझ लीजिए। अंडर द कॉलर, कपड़े वाली टाई नहीं थी, बीडेड थी, मतलब स्टोन का बना हुआ टाई। हिज गेटअप वाज नॉट आउट ऑफ प्लेस ऑन द रिजर्वेशन, उनका ये जो गेटअप था रिजर्वेशन के लिए ठीक था, वो सीव रिजर्वेशन जहाँ पे सीव लोग रहा करते थे, डकोटा लोग रहा करते थे, बट इट वाज श्योर वाज हियर एंड आई वांटेड टू सिंक राइट थ्रू द पेवमेंट। लेकिन यहाँ के लिए ये ठीक नहीं था, पूरा मैं श्योर था। इस शहर वाले माहौल में ये ठीक नहीं था, लेकिन उनके वहाँ के लिए वो ठीक था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी के अभी फुटपाथ में डूब जाऊं। सिंक मतलब डूब जाना, मतलब समा जाऊं, फुटपाथ फटे और मैं यही समा जाऊं, किसी से मिलवाना ना पड़े इनको। हाय, आई मटर्ड विथ माई हेड डाउन, मैंने बड़बड़ाया अपने सिर को थोड़ा नीचे करके। I tried to pull my hand away when I felt his bony hand trembling. जब मेरे दादाजी हमको प्यार से बुलाए और मिलने आए, ये बोल के हाउ टेकोजा ग्रैंडचाइल्ड, तो मैं भी हाई बोल करके आगे बढ़ा और अपने सिर को झुका लिया। मैंने कोशिश किया कि मेरे हाथ को मैं उनके हाथ से खींच लूं बाहर, क्योंकि उनका जो हाथ था ना, बोनी था और कांप रहा था, पूरा हड्डियों से भरा हुआ हाथ, मांस था ही नहीं। एंड लुक्ड अप टू सी फैटिग इन हिज फेस, और उसके बाद फिर मैंने जब हाथ हटाया तो उनके चेहरे में देखा, पूरा चेहरा उनका थका हुआ था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग, हमको तो रोना आ गया, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे मम्मी के दादाजी। आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, सो आई पिक्ड अप ग्रैंडपास सूटकेस। मैं कुछ बोल नहीं पाया, और उनका थकान देखकर, बुढ़ापा देखकर हमको रोना आ गया। मैंने उनका सूटकेस बस उठाया और उनकी बाहें पकड़ी एंड गाइडेड हिम अप द ड्राइव वे टू आवर हाउस। और जिस रास्ते से गाड़ियां वगैरह चलती हैं ना, उन रास्तों से फिर मैं अपने घर की ओर बढ़ चला। मॉम वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स, मम्मी स्टेप्स पे खड़ी थी। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग शी हैड बीन वॉचिंग, पता नहीं कब से देख रही थी वो, बट देखे जा रही। बट हर हैंड्स वॉज ओवर हर माउथ एंड शी लुक्ड एज इफ शी कुडंट बिलीव व्हाट शी सॉ। देन शी रैन टू अस। मेरी मम्मी अपने हाथों को अपने मुंह के ऊपर रख ली थी, हैरान होकर के। ये महिलाओं का एक्सप्रेशन होता है, आश्चर्य दिखलाने का। और ऐसा लग रहा था जैसे उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि किसको देख रही है, अपने दादाजी को। देन शी रैन टू अस। उसके बाद फिर मम्मी सीढ़ियों से दौड़ती हुई हम लोगों के पास आई। मैं तो लेके आ रहा था ना, एक हाथ में सूटकेस और एक हाथ में मेरे ग्रेट ग्रैंडपा पर नाना जी को। हाफते हाफते आई, गैस्पिंग करते हुए, ग्रैंडपा बोलते हुए आई। दादाजी, हाउ इन द वर्ल्ड डिड यू गेट हियर, अरे आप यहाँ कैसे? शी चेक्ड हर मूव टू इम्प्रेस ग्रैंडपा, और खुशी के मारे जा रही थी अपने दादाजी से गले मिलने। बचपन से मिली होगी, छोटी बच्ची जब रही होगी तो उसको आदत रहा होगा बार बार दादाजी से गले मिलने का। लेकिन उसके बाद फिर उसने अपने मूवमेंट को चेक कर लिया, रोक लिया। रोक लिया बोलने का मतलब ये एक तो कल्चरल इश्यू है, ठीक। महिलाएं जैसे बेटे बेटियां, सबका एक अलग अलग तहजीब होता है मिलने का बड़ों से। बेटे बड़े हैं, बड़े हो जाते हैं तो भी अपने माता पिता से
मिलते हैं वैसे ही जैसे बचपन में मिला करते थे, बेटियां भी मिलती हैं वैसे ही, ये सब चलता है मॉडर्न सोसाइटी में, जो एजुकेटेड सोसाइटी है। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा सोसाइटी है, गांव का देहात का जो माहौल है, गांव के माहौल में लड़के लड़की में भेद हो जाता है। लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं, फिजिकली जब डेवलप्ड हो जाती हैं, तो वो लोग अपने बड़े लोगों से, भाइयों से, पिताजी से, दादाजी से फिर वो लोग गले नहीं मिलते हैं, तो उन लोग प्रणाम कर लेती हैं, पाँव छू लेती हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीका होता है, हाथ मिला लेती हैं। तो मम्मी ने ये जानी मतलब जा ही रही थी, तभी उसने अपना मूवमेंट को चेक कर लिया। इम्ब्रेस ग्रैंडपा, इम्ब्रेस मतलब गले मिलना, एक होता है इम्बैरस और एक होता है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मतलब गले मिलना, इम्बैरस मतलब चक्कर में पड़ जाना, क्या करें क्या नहीं करें। And I remembered that such a display of affection is unseemly to the Sioux and would embarrass him. और तभी मुझे याद आ गया कि मेरी मम्मी क्यों पीछे हट गई गले मिलने से। सच अ डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, इस तरह से दुलार दिखाना अपने से बड़ों को, पुरुष को, ये अनसिमली है, ये दैट डजंट गो हैंड इन हैंड, ये नहीं है, मतलब स्वीटेबल नहीं है। सीयू कम्युनिटी को ये शोभा नहीं देता है, और सीयू कम्युनिटी के लोग उससे एम्बैरस हो जाते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं वो एम्बैरस हो जाते हैं, अपनी ही बहन, अपनी ही बेटी से गले नहीं मिल पाते हैं, वो लोग एम्बैरसिंग फील करते हैं। दादाजी ने खाली हाथ मिलाया मम्मी का हाथ पकड़कर और उन्होंने कहा, हाउ मैरी, कैसी हो मैरी। नतनी थी ना मेरी मम्मी, उनकी नतनी थी। शी स्माइल्ड एंड टुक हिज अदर आर्म, मम्मी मेरी खूब खुश हो गई, मुस्कुराई, और उसने दादाजी का एक हाथ पकड़ लिया, दूसरा वाला एक हाथ तो मैंने पकड़ा था और एक दूसरा हाथ मम्मी ने पकड़ लिया। एज वी सपोर्टेड हिम अप द स्टेप्स, जैसा कि हम लोग उनको सपोर्ट करके ले गए सीढ़ियों से ऊपर, द डोर बैंग्ड ओपन, दरवाजा खुला धम करके, बैंग्ड ओपन, एंड शेरिल केम बर्स्टिंग आउट ऑफ द हाउस, और शेरिल अंदर से भागते हुए बाहर आई। शी वॉज ऑल स्माइल्स, एकदम मुस्कुराते हुए आई, एंड वॉज सो ऑब्वियसली ग्लैड टू सी ग्रैंडपा दैट आई वॉज अशेम्ड ऑफ हाउ आई फेल्ट। और शेरिल मेरी बहन मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए दौड़ के आई दादाजी के पास। उसका फीलिंग्स देख करके मैं तो एकदम शर्मा गया कि मैं कैसा फील कर रहा था और मेरी बहन कैसा फील कर रही है। सोचो कितनी एक्साइटेड है मेरी बहन, और मैं कितना शर्म फील कर रहा था। और वो भी शर्म इसलिए क्योंकि मैंने बढ़ा चढ़ा के मेरे दादाजी के बारे में बोल दिया था दोस्तों को। शेरिल मेरी बहन चिल्ला के बोली, ग्रैंडपा यू केम टू सी अस, आप हम लोग से मिलने आए हैं। ग्रैंडपा स्माइल्ड एंड मॉम एंड आई लेट गो ऑफ हिम as he stretched out his arm to my 10-year-old sister who was still young enough to be hugged. ग्रैंडपा मुस्कुराए और अपने हाथ को आगे बढ़ाए, और मेरी छोटी सी बहन 10 साल की जो थी वो दौड़ते हुए ग्रैंडपा के पास आई। वो भी इतनी छोटी थी जिसको गले लगाया जा सकता है, और ग्रैंडपा तुरंत उसको गले लगा लिए और शेरिल को बोले, wishing a little girl, he greeted her and then collapsed. मेरी छोटी बहन को खूब प्यार से दुलार से बोले, स्वागत किए, और यही बोल करके धम करके गिर गए, बेहोश हो गए। He had fainted, मूर्छित आ गया, मतलब मूर्छित हो गए, आंख बंद हो गई। Mom and I carried him into her sewing room. मम्मी और मैं दोनों मिल करके उनको किसी तरह पकड़ कर ले गए सीविंग रूम में, मम्मी जहाँ सिलाई करती थी उस रूम में ले गए। Where we had a spare bed, सीविंग रूम में एक एक्स्ट्रा बेड भी था। After we had grandpa on the bed, grandpa को जब बेड पे सुला दिया, mom stood there helplessly patting his shoulder. मम्मी वहाँ खड़ी हो गई एकदम चिंता में, हेल्पलेस तरीके से, और अपने दादाजी के कंधे को पैटिंग कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी पैटिंग, शायद उनको होश आ जाए। Shouldn't we call the doctor, mom? I suggested. मैंने मम्मी को सुझाव दिया, मम्मी डॉक्टर को बुलाए ना, डॉक्टर को क्यों ना बुलाया जाए। Since she did not seem to know what to do, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर को बुलाया जाए।